हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी। इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने, और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 255 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 256। अब यहाँ पर है तो हमें इस अब यहाँ पर हैं तो हमें इसके साथ खेलने का और भी मौका मिलेगा। फिलहाल तो उसकी की गई गलती को सज़ा तो मिलना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हुए वो लोग राधिका की तरफ बढ़ने लगे। उन लोगों का दम को अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस करके राधिका के साथ थम सी गई थी। इससे पहले कि वो लोग राधिका को छू पाते, राधिका ने जल्दी से नीचे झुक के टूटी हुई कांच की बियर की बोतल के टुकड़ों में एक बड़ी सी टुकड़े उठा लिया। खबरदार, जो कोई भी मेरे पास आया, ये कहते हुए राधिका ने कांच के टुकड़े को उनके सामने फेंक दिया। राधिका की बात सुनकर वो लोग अभी भी नहीं रुके और उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देख के राधिका और ज़्यादा डरने लगी। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कहते हुए राधिका ने अपनी तरफ बढ़ रहे लोगों को एक तरफ हमला कर दिया, जिसकी वजह से एक आदमी के हाथ पकड़ लग गया, जहाँ से खून बहना भी शुरू हो गया था। ये सब कुछ राधिका ने इतनी जल्दी किया था, किसी को भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। ये पागल हो गई क्या, ये कहते हुए एक आदमी ने अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे खून बह रहा था। भाई लगता है ये अपने हाथ नहीं आने वाली। अगर तुम लोग अपनी जगह पे नहीं रुके तो मैं तुम में से किसी को मार दे सकती हूँ। भला इसी में है, तुम लोग मुझे जाने दो। उस आदमी की बात सुनकर आदमी ने कहा, जाने दे, वो भी तुझे? बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरफ से क्या देख रहे हो, उसे पकड़ो। उ- इस लड़की के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है, उसकी तो सारी अकड़ें ही निकालनी पड़ेगी। एक बार हाथ आ जाए फिर उसे बताता हूँ कि इस सब में सबसे बड़ी गलती कर दी है, मुझे मार कर। ये कहते हुए उस आदमी ने अपने हाथ में बहते हुए खून की परवाह न करते हुए एकदम से राधिका के हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ से कांच के टुकड़े को पकड़ के फेंक दिया और एक जोरदार थप्पड़ राधिका के गाल पे मारा। थप्पड़ की वजह से राधिका फर्श पे आके गिर गई। राधिका के बालों को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ते हुए उस आदमी ने फिर से राधिका को पैरों पे खड़ा कर दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसे दूसरे गाले मार दिया। जैसे ही वार करने से पहले राधिका ने भी किसी को सोचने समझने का मौका नहीं दिया। उसी तरह से इन आदमियों ने भी उसके साथ बुरी तरह से बर्ताव करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जिस आदमी के हाथ में कट लगा था, उसने अब तक राधिका के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ चुका था। छप्पड़ इतनी ज़्यादा ताकत से मारे थे कि राधिका के गाल कुछ मिनटों में सूज गए थे। थप्पड़ की वजह से 1 मिनट के लिए राधिका ऐसा लगा कि उसके दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। इसीलिए चलो, बाकी की सज़ा तुम खुद ही देख लोगी। इन जैसी लड़कियों को पर काटना उसके लिए बच्चों जैसा खेल है। बिल्कुल बिल्कुल ना। राधिका के ऊपर दया दिखाते हुए बेरहमी से उन लोगों ने राधिका के बालों में पकड़ लिया और मजबूरन उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उसे ज़बरदस्ती उस रूम से की तरफ से बाहर ले जाने लगे। राधिका जितना उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो लोग राधिका के बेरहमी से पेश आ रहे थे। राधिका घसीटते हुए वो लोग हॉल में ले आए। सोफे पे मेहरून कलर की बनारसी साड़ी में एक औरत बैठी हुई, जिसके हाथ में पान था और दूसरे सोफे पे उसने अपने आप को टिका रखा था। उन आदमियों ने राधिका को फर्श पे गिराते हुए कहा, यह आपकी कैद से भागने की कोशिश कर रही थी। इसकी हिम्मत तो देखो। इसने मुझे मार के वार भी किया। इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही अकड़ आ गई है। आप इसकी अकड़ को सीधा करोगी या मैं अपने तरीके से सीधा करूं? अरे अरे अरे, इतना गुस्सा, वो भी इस नाजुक सी बच्ची पर। ये कहते हुए उस औरत ने राधिका के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और ऊपर किया। बेचारी फूल जैसी बच्ची का तुम लोगों ने क्या हाल बना दिया है। तुम लोगों को बिल्कुल भी देने आई इस पर देखो, बेचारी के गाल सूज गए हैं। बहुत मारा इन्होंने तुमने बेटा। ये कहते हुए उस औरत ने प्यास राधिका के सर पे हाथ फेरा। हाँ आंटी, इन्होंने बहुत तेज़ी से मुझे थप्पड़ मारा। मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ इनसे कहिए ना कि मुझे जाने दे। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वापस अपने घर जाना है। राधिका ने बड़ी ही मासूमियत से उस औरत से सब कुछ कह दिया और उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। अरे मेरे बच्चा, तुझे घर जाना है? उसकी इस सवाल पर राधिका ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये कहते उस औरत ने अपने मुंह से पान को थूक दिया और अपनी जगह से खड़ी हो गई। राधिका को अपने साथ ले जाने लगी। वो लोग जो राधिका को लेके आए थे हंसते हुए कहा, चल हम अपना काम करते हैं। वो अपनी माया को फैला रही है, तब तक हम अपनी माया को फैलाते हैं। ये कहते वो लोग वहाँ चले गए। वो औरत अपने साथ राधिका को एक रूम में ले आई, जहाँ पर राधिका की जैसी बहुत सारी लड़कियाँ थीं। उन लड़कियों को देख रही हो तुम, उन्हें भी तुम्हारी तरह से यहाँ लाया गया है और अब वो यहीं रहती हैं, क्योंकि उन्हीं का असली घर यही है। और आज से तुम भी इसी घर में सदस्य हो। यहाँ से कोई भी कभी भी बाहर नहीं जाता। लेकिन मुझे मेरे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दीजिए। ए लड़की,
तुझे प्यार से समझा रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ से कभी कोई बाहर नहीं जाता है और तुम भी कभी बाहर नहीं जाओगी। यहाँ तो यहाँ से निकलने के बारे में सोचना छोड़ दो, लेकिन मुझे आना है। एक और थप्पड़ जिसकी वजह से राधिका चेहरा तो दूसरी से झुक गया। मैंने कहा ना कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, मेरे बनाए गए पिंजरे से कभी भी कोई बाहर नहीं जाता। और अगर और अब तुम्हें भी यहाँ से नहीं यहीं रहना होगा। इन सब की तरह कमीनी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी बात टाले या फिर भागने की कोशिश करे। इस बार मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ क्योंकि अभी तो नई नई है। और तेरी ये खूबसूरती मेरे लिए पैसा कमाने का ज़रिया है। तो तू मुझे कैसे यहाँ से जाने दे सकती हूँ मैं? तुझे पता भी है तेरे ऊपर मेरी नज़र कब से है। बस एक मौके की तलाश थी जो अब की पूरी हो चुकी है। जब मैं अपनी खुद की बेटी को बेच सकती हूँ तो क्या चीज़ है? तुम लोग खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रही हो? ले जाओ इसे और शाम के लिए तैयार करो। ये कहते हुए कामिनी ने राधिका को अंदर धक्का दे दिया और बाहर के रूम के दरवाजे को बंद कर दिया। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। कोई है, मेरा आवाज़ सुन रहा है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है। ये कहते हुए राधिका बार बार दरवाजे को पीटने लगी। राधिका का पूरा चेहरा आंसू से भीग चुका था। कोशिश करना बेकार है, ये कहते उन लड़कियों में से एक लड़की ने आगे आकर राधिका को संभालने की कोशिश करने लगी, क्योंकि ये सब कुछ उनके साथ पहले भी हो चुका है। इसलिए वो राधिका के दर्द को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। राधिका को इस वक्त ऐसा फील हो रहा था, ये उससे ऐसा फील हो रहा था जैसे उससे ज़्यादा कोई जान उससे ज़्यादा बेक इस वक्त राधिका को ऐसा फील हो रहा था जैसे उससे बुरा दुनिया में कोई और है ही नहीं। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 256 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 257 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। दूसरी तरफ पार्थ के घर पे पूरा एक दिन हो चुका था। राधिका के बारे में अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। पार्थ ने अपनी पूरी पावर का यूज़ कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे राधिका के बारे में अब तक एक छोटी सुराग नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब था। पार्थ के ऐसे ही परेशान होने की वजह से शिवांगी को पता चल चुका था कि राधिका गायब हो गई है। लिविंग रूम में सोफे पर पार्थ परेशान से बैठा हुआ था। आज से पहले उसने कभी भी खुद पे इतना ज़्यादा लाचार महसूस नहीं किया था। अपने भाई की ऐसी हद देखकर शिवांगी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने पास के पास जाते हुए धीरे से उसके पास सोफे बैठ गई। भाई आप इतने परेशान मत होइए, राधिका जहाँ भी होगी ठीक होगी और बहुत जल्द हम उस पहुँच जाएंगे। अगर आप ही हम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? अभी हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा राधिका तक पहुँचने का। कैसे शिवांगी? मैंने जिस बॉडीगार्ड को इस राधिका के पीछे लगाया था उसका भी कुछ अता पता नहीं है। अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि दोनों का ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। शिवांगी ने आज पहली बार अपने भाई को इतना ज़्यादा बेबस देखा था। अपने भाई की ऐसी हालत देख कर शिवांगी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती कि पास के फ़ोन जो उसके सामने टेबल पर रखा हुआ था रिंग करने लगा। फ़ोन की स्क्रीन पर अभी का नाम शो हो रहा था। बिना ज़्यादा देर किए हुए पार्थ ने जल्दी से फ़ोन को रिसीव किया और वहाँ से बाहर जाने लगा। अभिषेक के घर पर आज अंशिका का चेकअप कराने के लिए अभिषेक उसे डॉक्टर के पास ले जाना था। अंशिका, और कितनी देर लगने वाली तुम्हें? आधा घंटा हो चुका है, तुम्हें तब से देख रहा हूँ, तुम्हें 5 मिनट ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। अगर अब तुम 5 मिनट बाहर नहीं आए तो देख लेना। अभिषेक ने अभी इतना ही कहा था कि उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इस आवाज़ को सुनकर अभिषेक के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई और जल्दी ही वो पीछे पलट के जल्दी से देखने लगा जहाँ से आवाज़ आई थी। उसने कुछ ही दूरी पे एक बनारसी साड़ी में पहनी एक औरत खड़ी हुई थी जिसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान थी। माँ, आप वो भी यहाँ पर? अभिषेक ने बड़ी हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, जो कि उसकी तरफ देख चल के आ रही थी। क्यों हम अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकते? कितने दिन हो गए आपको इंडिया आए, आपको ज़रा सा भी हमारा ख्याल नहीं आता कि जाकर अपनी माँ से मिल लें? अगर आप काम की वजह से हमसे मिलने भी नहीं आ सकते तो हम कम से कम एक फ़ोन तो कर सकते हैं, लेकिन ना ही आपने कॉल किया और ना ही आप आए, इसलिए हम खुद ही आपसे मिलने आ गए। ये कहते हुए दोनों माँ बेटे एक दूसरे से गले लग गए। थोड़ी देर रहने के बाद अभिषेक उठने से दूर हो गया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है और आप अकेले किसकी बात कर रहे थे? अभिषेक की माँ ने बेड से उठते साथ अभिषेक को अपने साथ बैठा लिया। कुछ नहीं माँ, हम डॉक्टर के पास जा रहे थे। अरे माँ, मैं तो आपको एक गुड न्यूज़ बताना ही भूल गया, आप दादी बनने वाली हो। क्या तुम सच कह रहे हो? अभिषेक की माँ ने अभिषेक की बातों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। जहाँ तक वो अपने बेटे को जानती थी, उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की आई थी जिसे उन्होंने खुद उसकी लाइफ से दूर कर दिया था। तो फिर क्या उसका बेटा आगे बढ़ गया है अपनी लाइफ में? इससे ज़्यादा खुशी की बात उसकी माँ के लिए हो ही नहीं सकती थी। क्या तुम सच कह रहे हो अभिषेक? अभिषेक की माँ को इतनी ज़्यादा उसकी
इतनी जल्दी उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कहाँ है वो लड़की? मुझे उससे मिलना है। अभिषेक की माँ ने अपनी इच्छा ज़ाहिर करते हुए कहा, माँ आप उससे पहले भी मिल चुकी हो और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसे अच्छे से जानते भी हो। अभिषेक की बात सुनकर उसकी माँ पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो गई थी। वहीं वॉशरूम के अंदर अंशिका जो अब कब से अभिषेक की और उसकी माँ की सारी बात सुन रही थी। जैसे उसने अभिषेक की माँ की बात सुनी तो उसके माथे पे ठंडा पसीना आने लगा। वो किसी भी हाल में उसके सामने नहीं जा सकती थी। अगर उन्हें उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अंशिका ने जाने अनजाने में अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर कवर कर लिया। नो बेबी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए अंशिका की आंखों में आंसू थे। वह अभिषेक की माँ से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती थी। सालों पहले वही घटना को याद करते हुए अंशिका के बहने लगे थे आंखों से। वहीं रूम के अंदर, माँ मैं अभी एक माँ 1 मिनट, मैं अभी आपको उससे मिलवाता हूँ। माँ आप नीचे हमारा इंतज़ार करो, मैं अभी उसे लेके आता हूँ। ओके, जल्दी आना। पर ये कहते हुए अभिषेक की माँ बाहर की तरफ चली गईं। उनके जाते ही अभिषेक ने वॉशरूम के डोर को नॉक करते हुए कहा, और कितनी देर लगने वाली है तुम्हें अंशिका? अभिषेक की बात सुनकर अंशिका ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अभिषेक की बात सुनकर अंशिका का रोना और ज़्यादा तेज़ हो गया। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जब अंदर से अभिषेक को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो थोड़ी चिंता होने लगी थी अंशिका को लेकर, क्योंकि पहले भी कई 2 बार अंशिका वॉशरूम बेहोश हो चुकी थी। इतना सोचते ही अभिषेक ने जल्दी से वॉशरूम का डुप्लीकेट शीशे वॉशरूम का डोर खोला और अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा वॉशरूम में एक कोने में छुपकर अंशिका रो रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कहीं दर्द हो रहा है क्या? जब तुम अपने होश में हो तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी? मैं तुम सबसे तुम्हारा नाम पुकार रहा हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया। क्या हुआ अंशिका? अभिषेक एक नज़र अंशिका को देखा। वह अभी भी इसी हालत में बैठी हुई थी। ना ही उसने अपने सर को ऊपर उठा कर अभिषेक की तरफ देखा और ना ही उसको कोई जवाब दिया। अभिषेक ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ के जल्दी से अंशिका को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम से बेड पर लाकर बैठा दिया और उसे अपनी सीने लगाते हुए प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ? कहीं ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? अभिषेक के सवाल पे अंशिका कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसकी बाहों में सिमट गई। उन दोनों को इस बात का पता ही नहीं चला कि कब से ऐसे ही आधा घंटा निकल गया। जब अभिषेक नीचे नहीं आया तब उसकी माँ खुद उसके ऊपर आ गई। लड़की की जानी पहचानी रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ ने खुद को दिलासा दिया कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो अब उसकी ज़िंदगी में काफ़ी दूर जा चुकी है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अभिषेक, अपनी माँ के द्वारा पुकारे जाने के नाम से अभिषेक ने अपने सर की तरफ उस तरफ कर लिया जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। अंशिका का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपने सिर को धीरे से उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ? मेरे लाख समझाने पे तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई ना? मैं तुम्हें अपनी बेटे की ज़िंदगी से दूर जाने के लिए कहा था और तुमने भी मुझे वादा किया था कि तुम कभी भी उसके साथ दोबारा नहीं आओगी। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो अंशिका? मेरे मना करने के बाद भी तुम नहीं मानी ना? ये कहते हो अभिषेक की माँ वसुंधरा लूथरा अभिषेक के पास जाकर अंशिका को उससे दूर कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को आगे बढ़ाया अंशिका को थप्पड़ मारने के लिए, अभिषेक ने उनके हाथ को पकड़ लिया। माँ, ये आप क्या कर रही हो? ये कहते हो अभिषेक ने अपनी माँ को हाथ झटक दिया और अंशिका को अपनी बाहों में छुपा लिया। अभिषेक, मैं तुम्हें कह रही हूँ इस लड़की को छोड़ दो। ये बिल्कुल भी तुम्हारे स्टैंडर्ड की या लेवल की नहीं है। तुम कहोगे तो मैं इससे भी अच्छी और सुंदर लड़की तुम्हारे सामने ला के खड़ी कर दूंगी जो इससे लाख गुना अच्छी होगी और हमारे स्टैंडर्ड और स्टेबल की भी होगी। इसके पास ना तो पैसा है और ना ही तो पावर। ये बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। बेटा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? अपनी आंखों से इस प्यार की पट्टी को खोल दो। तुम्हें तो समझ आ जाएगा कि तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन है। इससे पहले कि वसुंधरा लूथरा अपनी बात को पूरा करते आती, माँ आप अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं भी आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ और ना ही अंशिका के खिलाफ कुछ सुनना चाहता हूँ। आपकी बातों से मुझे आज जाकर समझ आया कि अंशिका ने उस वक्त क्यों मेरा हाथ छोड़ा। आज आपके आने से मेरी एक गलतफहमी तो दूर हो गई। उस वक्त तो आप ही थी जिसने अंशिका को मजबूर किया था। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं अब आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। अभिषेक, वसुंधरा लूथरा ने चिल्लाते हुए अभिषेक से कहा, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपनी माँ से कैसी बात करनी है? मैं तुम्हें अभी कह रही हूँ, तुम्हारे पास अभी वक्त है। प्लीज़ कम बैक टू माई सन। हम फिर से अब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। मैं तुम और तुम्हारे पापा, मॉम, आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। मैं कभी भी वापस नहीं आने वाला हूँ और उस आदमी के साथ तो कभी नहीं अपना नाम जोड़ूंगा। अभिषेक, तुम गलती कर रहे हो। वसुंधरा लूथरा ने अभिषेक को समझाते हुए कहा, माँ
आप जा रही हो या नहीं? वसुंधरा लूथरा ने एक नज़र अंशिका की तरफ देखा, जो कि अभी भी बेशर्म की तरह वहीं वहीं खड़ी थी। इस लड़की की तो इस लड़की को तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। इस वक़्त वसुंधरा लूथरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ये कहते हुए अभिषेक के रूम से बाहर चली गई। वसुंधरा लूथरा के जाने के बाद अभिषेक वैसे ही खड़ा हुआ था। अभी-अभी उसे एक बहुत बड़ा सच मालूम पड़ा था, जिसकी वज़ह से वो सदमे में था। अब तक उस गलती के लिए अभिषेक अंशिका पे कसूरवार मानता था, लेकिन आज जाकर उसे पता चला कि सच क्या था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 257 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक़्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 258 ऐड करता हूँ और देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। ज़रूरी नहीं जो हमें सच दिखाया जाता है वही सच हो। हमें सिर्फ़ उतना ही दिखाया जाता है जिसे हम इंसान को गलत समझने लगते हैं, जिससे हम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहते हैं। और आज ऐसा ही अभिषेक के साथ हुआ था। अभिषेक ने खुद को सँभालते हुए अपनी बाहों में मौजूद अंशिका को तरफ देखा, जो कि अब धीरे-धीरे सबक रही थी। अभिषेक ने अंशिका को ख़ास करके अपनी बाहों में पकड़ लिया, जिससे अंशिका का रोना काफ़ी तेज़ हो गया। अभिषेक ने अंशिका के बालों को सजाते हुए कहा, "कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। अपने दिमाग में कभी भी इस बात ये ख़्याल मत आने देना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अब तो तुम मुझसे तब आज़ाद होती हो जब मैं मर जाऊँगा।" अभी उसने इतना ही कहा था कि अंशिका ने जल्दी से अपने हाथ को अभिषेक के मुँह पे रख दिया। उसकी आँखों में आँसू भरे हुए थे, रोने की वजह से उसका चेहरा भी लाल हो गया था। "क्या तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं चलना है?" ये कहते हुए अभिषेक अंशिका के माइंड को अभी सारी घटना से निकालने की कोशिश करने लगा। "नहीं, अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। हमें डॉक्टर के पास किसी और दिन चले जाएँगे।" ये कहते हुए अंशिका ने अपने आँसू को साफ किया, "लेकिन मेरा तो आज ही जाने का मन है।" ये कहते हुए अभिषेक ने अंशिका के हाथ को पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती रूम से बाहर ले जाने लगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके जाने के बाद अंशिका सब कुछ चीज़ों को लेकर खुद ही कसूरवार मानेगी और अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। वो किसी से भी अपने दर्द को शेयर नहीं करती है, यहाँ तक कि उसे भी यहाँ तक कि उसे भी नहीं। अभी के लिए उसने अंशिका को यहाँ से बाहर जाने ही ठीक समझा। अंशिका के घर पर मेरे कहने के बावजूद भी किसी ने मेरी बात को नहीं माना। मैंने कहा था ना कि मुझे इस लड़की की फ़ोटो मेरे घर पे नहीं चाहिए। ये कहते हुए राजेश ने सुकन्या जी के हाथों से अंशिका की फ़ोटो ले ली और उस फ़ोटो को डस्टबिन में फेंकने वाले थे कि जल्दी से सुकन्या जी ने उनके हाथों से फ़ोटो को ले लिया और कहा, "आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो लड़की और कोई नहीं, हमारी बेटी है। आप उसके लिए इतना पत्थर दिल नहीं हो सकते।" माना कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन हम फिर भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिर वह हमारी इकलौती बेटी जो है। क्या आप उसे इतनी ज़्यादा जल्दी भूल गए हो? आपने एक बार भी अनिका की अपनी सफाई देने का कहने का मौका नहीं दिया। क्या पता जो हमें दिख रहा है वो सच ना हो? क्या पता इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो? मैं तो कहती हूँ चलो हम अंशिका को वापस लेके आते हैं। ये कहते हुए सुकन्या जी ने अपने प्यार से अनिका की फ़ोटो को हाथ फेरा। "अगर दोबारा से तुमने उस लड़की का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी ही तुम्हें उसकी याद आ रही है, तुम भी जा सकती हो उसके पास, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने उसके पास जाने का इस घर की दहलीज को पार किया तो कभी भी इस घर को वापस नहीं आ पाओगी।" ये कहते हुए राजेश जी ने सुकन्या जी के हाथों से अनिका की फ़ोटो ले लिया और वहाँ को फ़ोटो लेके घर से बाहर चले गए। सुकन्या जी भी रोते हुए वापस अपने कमरे में आ गईं। उन्होंने दरवाज़े को अंदर से बंद कर लिया। हे भगवान! कितने दिनों बाद जाकर इतना बड़ा तमाशा देख 1 सेकंड, सुकन्या जी भी रोते हुए वापस कमरे में चली गईं। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अरे भगवान! कितने दिनों के बाद इतना बड़ा तमाशा देखा है। ल लाडो लाडो में खूब कहती थी क लाडो लाड में खूब कहती है, ऐसे ही एक दूसरे से लड़ा ताकि मेरी आधी मुस 1 मिनट। सुकन्या जी भी रोते हुए वापस अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दूसरी तरफ प्रतिभा जी, अरे भगवान! कितने दिनों बाद जाके इतना बड़ा तमाशा देखा है। लड़ो, लड़ो, मैं तो खूब कहती हूँ ऐसे ही एक-दूसरे से लड़ा करो ताकि मेरी आधी मुसीबत ऐसे ही टल जाए। अपने रूम में डोर को खड़ी हुई प्रतिभा जी ने राजेश और सुकन्या जी की लड़ाई देखते हुए कहा। अब उन्हें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना दूसरा स्टेप फ़ॉलो करना था। प्रतिभा जी ने किसी का नंबर अपने फ़ोन में डायल करते हुए कॉल रिसीव करने का इंतज़ार करने लगी। "और बताओ मैडम किसके लिए याद किया आपने?" दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करते हुए एक आदमी ने कहा, "बताओ आप किसका मर्डर का है? वैसे आपकी अभी आधी पेमेंट बाकी है, वो कब दे रही हो? इस बार मैं जिसकी फ़ोटो तुम्हें भेज रही हूँ, उसे मारने के बाद
मैं तुम्हें उससे भी दोगुनी पेमेंट दूँगी। बस एक बार ये काम कर दो और ये ध्यान रखना मैडम एकदम बिल्कुल एक्सीडेंट जैसा लगना चाहिए। किसी को भी कानो-कान खबर नहीं होना चाहिए ये एक्सीडेंट चाहिए एक मर्डर है। ये एक्सीडेंट नहीं है, एक मर्डर है। ठीक है, काम हो जाएगा। बताओ इस बार किसको मारना है? मैं तुम्हें एक फ़ोटो सेंड करी है। जब काम हो जाए तो मुझे पैसे में दो मुझे फिर से कॉल करना। कहते हो प्रतिभा जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस वक्त प्रतिभा जी चेहरे के जीत की मुस्कान लहर रही थी, लेकिन यहाँ यहाँ पर कोई और भी है जिसने प्रतिभा जी की सारी बात सुन ली थी। उत्तर प्रदेश आलिशान कोठी के बाहर। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो इसके अंदर ही है? हाँ बॉस, हमें जानकारी मिली है अभी सर से। उसके हिसाब से राधिका मैडम यहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उनके साथ और साथ-साथ बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं जिन्हें राधिका मैडम की तरह किडनैप किया गया है। यह लोग सिर्फ़ उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं जिनके आगे-पीछे कोई नहीं होता, और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये लोग काफ़ी दिनों से राधिका मैडम के पीछे पड़े थे। ये कहते हुए गार्ड चुप हो गए और फिर उसने कहना चालू कर दिया, "सर, हम इतनी आसानी से इसके अंदर नहीं जा सकते। हमें अंदर जाने के लिए कुछ और प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पावर काम नहीं आने वाली। इसलिए हमें अंदर जाने से के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर हमें राधिका मैडम को ज़िंदा वहाँ से वापस लाना है तो।" यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 258 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 258 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।